हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि एक पर्सन कितना भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, उसके पास जो है मेमोरी की पावर जो है लिमिट ही होती है, लिमिटेड मेमोरी पावर होती है। बेसिक से एक बिजनेसमैन क्यों क्यों ना हो, बिजनेसमैन भी जो है डेली की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको जो है अपने दिमाग में जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है नेसेसरी हो जाता है मेंटेन करना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ताकि जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको अच्छे से रिकॉर्ड किया जा सके। और अगर ये डेली वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें जो है नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो है पता नहीं लग पाएगा। तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो है एवरी बिजनेसमैन क्या चाहता है कि जानना चाहता है कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने उसने पैसे बाहर से ले रखे थे, कितना उसने जो है लोन ले रखा था, कितने उसने खुद की एसेट्स लगाई थी। तो इन सब के बारे में वो जानना चाहता है। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये तभी जो है एक बिजनेसमैन ऑब्टेन कर पाएगा यदि वो जो है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है। इस तरह से जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख के एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक बिजनेसमैन जो है अपने जो है परचेजेस के बारे में, सेल्स के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में जो है पता लगा सकता है कि उसने कितने जो है होल ईयरली जो है परचेज़ की, कितने सेल्स की, कितने उसके एक्सपेंसेस हुए। यही नहीं, जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये इवन जो है सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह को असेसमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये एज अ प्रूफ भी जो है हम दिखा सकते हैं किसी भी, मतलब अगर तब कभी भी ज़रूरत पड़े, जैसे कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है कंपनी के ऊपर, तो वहाँ भी जो है एज ए प्रूफ इनको दिखाया जा सकता है। तो जो मैंने एक अकाउंटिंग साइकिल होता है बिजनेस में, सबसे पहले उसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, फिर ट्रांजैक्शंस को जो है जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जो है पोस्टिंग की जाती है लेजर में, देन फिर ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। देन लास्ट में जो है बैलेंस शीट जो है बनाई जाती है। ये हमारा जो है अकाउंटिंग साइकिल होता है। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग, जैसे कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये अकाउंटिंग होती है। और एक वर्ड आता है, टर्म आती है एक बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है एक सब पार्ट है अकाउंटिंग का। जहाँ से बुक कीपिंग का काम ख़त्म होता है, बुक कीपिंग बस छोटा मोटा काम ही होता है, इतना बड़ा काम नहीं होता है। अकाउंटिंग जो है वाइड टर्म है। बुक कीपिंग का काम होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स है उनको रिकॉर्ड करना, लेजर में पोस्ट करना एंड देन फिर बैलेंस करना। सिर्फ इतना ही जो है बुक कीपिंग का काम होता है। इसके बाद जो है अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, जैसे कि रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, एनालाइज करना, स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनके यूज़र्स को। इसमें जो है पर्सनल जजमेंट वगैरह की जो है कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग में जो है पर्सनल जजमेंट की जो है ज़रूरत पड़ती है। बुक कीपिंग के लिए जो है इतनी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, बट अकाउंटिंग के लिए एक प्रोफेशनल बंदा ज़रूरी होना चाहिए। देन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी सिर्फ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है हमें कि जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स का, वो किस तरह से जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है इनको बेटर वे में, विदाउट बायसनेस। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो जो ये है कंसेप्ट्स हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्यों जो है इनको हमें पढ़ना ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए या फिर किसी भी बिज़नेस के अकाउंट्स को जो है रिकॉर्ड करने के लिए। यूजिंग बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेक्स योर बिजनेस फाइनेंशियल्स मोर कंसिस्टेंट, एक्यूरेट एंड रिलायबल जो है बना देता है। यदि हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, तो हमारे जो बिज़नेस का जो फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको जो है
एक्यूरेट तरीके से जो है हम बना सकते हैं, ज़्यादा रिलायबल जो है वो मानी जाएंगी यदि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। Familiarizing yourself with these concepts can help you better understanding the GAAP standards that publicly traded companies must adhere to। यानी कि जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको भी जो है फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी पब्लिक जो कंपनीज़ हैं वो काम कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, उनके लिए बहुत ही कंपलसरी हो जाता है इन अकाउंट्स को फॉलो करना, इन रूल्स को फॉलो करना। दैट मैनी स्मॉल बिजनेस फॉलो, मतलब छोटे मोटे बिजनेस भी जो है इनको फॉलो करते हैं। वाइल यू माइट नॉट डील विद दीज प्रिंसिपल्स ऑन ए डेली बेसिस पे तो जो है डील नहीं कर सकते, बट इनको अंडरस्टैंड करना जो है एक सेंस क्रिएट कर देता है कि किस तरह से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस तरह से पर्टिकुलर अकाउंट्स को बनाया जाता है, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को किस तरह से हम इनको हैंडल करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। यानी कि एक तरह से अनबायसनेस के साथ जो है इनको बनाया जाता है। जो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अनबायस्ड होती हैं यदि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। देन इनके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? इसका मीनिंग है अजम्पशंस और नोशंस, केवल एज्यूम किया जाता है। बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं उसमें ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस को लिया जाता है, जैसे कि जो विचारधारा चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं फॉर्मुलेट करने में अकाउंटिंग मेथड्स को। जो हम अकाउंटिंग जो मेथड्स हैं उनको जो फॉलो करते हैं तो उनको फॉर्मुलेट करने में उनको हेल्प करते हैं हमारी। ये जो है अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। ये वाले अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है एप्लीकेशन में हेल्प करते हैं। इसमें जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होती है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस में जो है पर्सनल जजमेंट का यूज़ किया जाता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग बॉडीज़ के द्वारा डेवलप्ड किए जाते हैं, और जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो कॉमन प्रैक्टिसेस, मतलब कॉमन जो अकाउंटेंट्स हैं वो सलाह ले लेते हैं कि भाई ये चीज़ हम फॉलो करनी है, तो कॉमन प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस है ही। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो है यूनिफॉर्म होते हैं ऑल एंटिटीज़ के लिए, यानी कि हर जगह फॉलो किए जाते हैं ये। अकाउंटिंग कन्वेंशन को ज़रूरी नहीं है यूनिफॉर्म हो, जिसका मन करे वो इनको अडोप्ट कर सकता है, जिसका मन ना करे वो इनको अडोप्ट नहीं कर सकता है, बेस्ड होते हैं। देन जो है फर्स्ट जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है हमारी वो है एक्रूवल्स। दो मेन अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं जो कि हम यूज़ किया जाता है बिजनेस में, एक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस। एक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या होता है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करेंगे जब रियली जो है कैश की ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि जैसे कोई सेल परचेज कर रहे हैं हम, जैसे एक बिजनेसमैन है उसने जो है सेल कर दिए आइटम्स, तो तब तक जब कैश रिसीव होएगी तभी जो है उनका जो है रिकॉर्ड में चढ़ेगा, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है तभी उसको रिकॉर्ड में हम एडमिट करेंगे। और एक्रूवल बेसिस होता है, जैसे कि सेल्स हुई है ना एट ए टाइम हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, बेशक वो क्रेडिट सेल हो। मतलब इसमें कैश बेसिस में क्या है, कैश में कोई सेल हुई है एट ए टाइम, मतलब कैश आई है तभी, कैश की कोई रिसिप्ट आई है, कैश मिला है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूवल बेसिस में ये है कि जब सेल हुई है या फिर परचेज हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है एट ए टाइम हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। जैसे कि इसमें लिख भी रखा है एक्रूवल मेथड वुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैच इनकम एंड एक्सपेंसेस टू द पीरियड्स इन विच दे आर इनकर्ड। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस को मतलब तभी एडमिट कर देते हैं तब वो इनकर हुई हैं। इट डजेंट मैटर व्हेन द इनवॉइस इज एक्चुअल पेड। मतलब ये कोई मैटर नहीं करता है कि कब एक्चुअल में जो है पेमेंट हुई है, यानी कि तब इनवॉइस बना दिया, यानी कि बिल बनाते ही जो है एंट्री हो जाती है, बेशक से उस बिल की पेमेंट हुई हो या नहीं हुई हो। और कैश बेसिस में ये है
तब जो है इनवॉइस पेड किया जाता है, यानी कि जब बिल बना दिया जाता है और बिल को जो है एक्चुअल में पे कर दिया जाता है, यानी कि जब कैश रिसीव हो जाती है सेल जिसने सेल की है उसके द्वारा, तभी जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो कैश अकाउंटिंग, मैनी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट आउट विद कैश बेसिस अकाउंटिंग, मतलब बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेस है वो कैश बेसिस अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। बट एक्रूअल बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव यू मच बेटर अंडरस्टैंडिंग देती हैं ऑफ योर बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशंस। अब जो है आज के टाइम में जो है कैश में जो है बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, तो जो बहुत सारी बिजनेसेस हैं वो जो है एक्रूअल, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं एक्रूअल बेसिस का ही जो है यूज़ की करती हैं। और जो GAP है यानी कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स पब्लिक कंपनीज टू यूज़ एक्रूअल अकाउंटिंग, यानी कि GAAP ने भी बोल रखा है कि वो अपनी कंपनीज में जो पब्लिकली कंपनीज हैं वो जो है एक्रूअल जो है अकाउंटिंग का अपने उसमें बिजनेस में यूज़ करे, एक्रूअल बेसिस पे जो है अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड करे। देन आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, तो मैंने ये बीच बीच में लिख रखे हैं कन्वेंशन एंड कंसेप्ट्स। कंसिस्टेंसी की कंसेप्ट हमें क्या कहती है? The consistency concept says that once you choose an accounting method, accrual और cash, यानी कि आपने कोई भी अकाउंटिंग मेथड चूज़ कर लिया है, या तो आप accrual बेसिस पे बना रहे हैं या आपने कैश बेसिस चूज़ किया है, तो आप कंटिन्यूसली जो है एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, बार बार जो है मेथड को चेंज नहीं कर सकते हैं। यू शुड स्टिक विद इट फॉर ऑल फ्यूचर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो भी आप फ्यूचर में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स करना चाहते हैं तो आपको एक ही मेथड का जो है कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा। दिस अलोज यू टू एक्यूरेटली जो है कंपेयर कर सकते हैं हम डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स की परफॉर्मेंस को। जो इंटरनल रिवेन्यू सर्विस होती है आल्सो रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग स्मॉल बिजनेस टैक्सेस। तो जब भी कोई अगर अकाउंटिंग में मतलब अकाउंटिंग मेथड में कोई भी चेंज करना है, यानी कि एक्रूअल है या फिर कैश है, यदि वो पहले एक्रूअल यूज़ कर रहा है और अभी वो कैश यूज़ करना है तो उसको जो है IRS से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर वो अकाउंटिंग मेथड को चेंज करना चाहता है। अगर उसने अप्रूवल नहीं दिया तो वो कंटिन्यू करेगा अपने जो प्रीवियस उसने मेथड अडोप्ट किया था उसको। देन आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या होता है? You should assume that your business is in good financial condition and you will remain in operation for the foreseeable in future। इसका मतलब ये है जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग भी है, वो क्या मान के चलता है, किस तरह से वो जीता है, वो यही मान के चलता है कि उसकी जो है लाइफ लॉन्ग लाइफ है, लंबे समय तक जो है वो जिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है, यानी कि अपने बारे में वो पॉजिटिव अफर्मेशन लेके चलता है। ऐसे ही जो है बिजनेस भी क्या मान के चलता है कि उसकी जो है लाइफ वो लॉन्ग लाइफ है, परपीचुअल लाइफ है, लंबे समय तक जो है चलेगा बिजनेस, बीच में ख़त्म नहीं होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। यदि जो है वो ऐसा नहीं मानेगा कि कल ही जो है मेरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर फ़ायदा क्या है बिजनेस करने का? मतलब वो पॉजिटिव अफर्मेशन लेके चलता है अपने बारे में कि वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइवल करेगा। This sometimes allows companies to defer the recognition of certain expenses into future accounting periods। जो अकाउंटेंट है और ऑडिटर है इज़ फ्री टू कम टू डिफरेंट कंक्लूजन्स जो है वो ले सकता है इफ़ देयर इज़ एविडेंस दैट द बिजनेस कांट पे बैक लोन्स और मीट अदर ओब्लिगेशंस। इन दैट केस द कंपनी माइट नीड टू स्टार्ट कंसिडरिंग द लिक्विडेशन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। यानी कि जो यदि जो अकाउंटेंट है या फिर ऑडिटर है उसको लग रहा है कि बिजनेस जो है अपने जो उसने लोन वगैरह ले रखे हैं अगर उनको वो पे बैक नहीं कर सकता है, अपने ओब्लिगेशंस को जो है मीट नहीं कर पाएगा, वो जो है लिक्विडेशन के लिए जो है बोल सकता है कि कंपनी को लिक्विडेट कर देनी चाहिए अपनी एसेट्स को। देन ए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन और प्रूडिसेंस, ये जो है एक इम्पोर्टेंट टर्म है।
कंजर्वेशन को जो है प्रूडिसेंस भी बोला जाता है। कंजर्व मतलब पहले ही कंजर्व कर लेना, पहले ही अपने आप को सेफ जोन में डाल लेना, कंजर्व करना इसका मतलब ये कंसेप्ट कन्वेंशन कहती है कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको जो है फर्स्ट ट्रीट कर लेना चाहिए, यानी कि जो भी फ्यूचर में एक्सपेंसेस होने वाले हैं हमें उनको पहले ही अज्यूम कर लेना चाहिए। अंडर द कंजर्वेशन कंसेप्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड डिफरेंटली, इन दोनों को जो है डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। बिजनेस शुड रिकॉर्ड रिवेन्यू ओनली, रिवेन्यू को वो तभी रिकॉर्ड करेगा व्हेन देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी, यानी कि जब कंप्लीट सर्टेनिटी है रिवेन्यू आने की, यानी कि रिवेन्यू होएगा तो वो उसको तभी कंसिडर किया जाएगा, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। फॉर एग्जांपल बाय परचेज ऑर्डर और साइंड इनवॉइस, यानी कि परचेज ऑर्डर कोई मिला है, यानी कि उसको अब कंफर्मेशन है कि भाई उसका जो रिवेन्यू है वो सेफ है, रिवेन्यू उसको मिलेगा, यानी कि सर्टेन है, तभी जो है उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। हावेवर बिजनेस शुड रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस सूनर, देखो ये एक्सपेंसेस सूनर लिख रखा है, यानी कि एक्सपेंसेस को वो जल्दी से जो है रिकॉग्नाइज कर लेगा व्हेन देयर इज इवन ए रीजनेबल पॉसिबिलिटी, बेसिक से थोड़ी मोटी भी पॉसिबिलिटी होना है एक्सपेंसेस की, वो तब भी जो है एक्सपेंसेस को जो है रिकॉग्नाइज कर लेगा, दैट विल बी इनअकर्ड, कि जो इनअकर होने वाले हैं फ्यूचर में। दिस वेट्स इन फेवर फॉर मोर कंजर्वेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इसे बन जाएंगी। इट इज़ बेटर फॉर कैश फ्लो पर्पज़ के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है ये, टू ओवर एस्टिमेट लगा लेना एक्सपेंसेस का रेदर देन योर इनकम। सो ये बेटर होता है कि इसमें मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको जो है रिकॉग्नाइज जो है कर लिया जाता है, बेसिक से कम पॉसिबिलिटी हो, और जो रिवेन्यू है तब तक सर्टेन नहीं है, सर्टेनिटी उसकी नहीं है, तब तक उसको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। देन आता है इकोनॉमिक एंटिटी एजेप्शन। इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब ये कंसेप्ट क्या कहती है, दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टेट्स दैट यू शुड अवॉइड कमिंग, का मतलब होता है कंबाइन करना, बिजनेस एंड पर्सनल फंड्स, यानी कि बिजनेस एंड पर्सनल फंड्स को आप कंबाइन नहीं कर सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड करो, क्योंकि बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग होते हैं, पर्सनल फंड्स जो है अलग होते हैं। बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जो बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें केवल बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, अदर ट्रांजेक्शन्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पर्सनल फंड्स उनमें ऐड कर दिए जाएंगे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखा पाएगी। फॉर एग्जाम्पल यू शुड अवॉइड पुटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस ऑन ए बिजनेस क्रेडिट कार्ड, यदि जो बिजनेस क्रेडिट कार्ड है आप उससे पर्सनल एक्सपेंसेस करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, बिजनेस क्रेडिट कार्ड से बिजनेस से रिलेटेड ही जो है ट्रांजैक्शन की जानी चाहिए। फेलियर टू फॉलो दिस कंसेप्ट, अगर इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है, अगर नहीं कर पा रहा है कोई, कैन मेक योर ऑनलाइन बुक कीपिंग मच मोर डिफिकल्ट हो जाएगा, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, एंड इवन लैंड यू इन लीगल ट्रबल भी हो सकते हैं इफ़ यू आर ए कॉरपोरेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो। ऐसे केस में जो है आपको रक्षा करनी चाहिए, प्रिजर्व बचना चाहिए लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन ओनली बाय सेपरेटिंग बिजनेस एंड पर्सनल फाइनेंसिस। यदि आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको जो है बिजनेस एंड पर्सनल जो फाइनेंसिस हैं उनको जो है अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब है, फुल डिस्क्लोज कर देना कोई भी जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन है, refers to the concept that suggests that a business should report all the necessary information, सारी की सारी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको जो है जो उस रिकॉर्ड है उसमें जो है रिकॉर्ड कर देना चाहिए इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सो दैट द यूजर्स हु आर एबल टू रीड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर इन ए बेटर पोजिशन में वो हो सके टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द कंपनी। यदि कोई भी जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है यूज़र्स को कंपनी के रिगार्डिंग, तो उनको जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो वो चाहते हैं उनको वो अवेलेबल हो। फुल डिस्क्लोजर इज स्पेशली बेनिफिशियल किसके लिए होता है, ये क्रेडिटर्स के लिए एंड इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स क्योंकि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसलिए उनके लिए बेनिफिशियल होता है, क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार जिन्होंने पैसा लेना है। द डिस्क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में जो है हेल्प करती है। द इंफॉर्मेशन इज रेडली अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स एंड
creditors in the financial statements as or note in the end of the financial statements. A company can have various stakeholders. बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो जिसका भी कंपनी के साथ जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, सारे ही जो है स्टेक होल्डर्स हैं. विच इंक्लूड क्रेडिटर, सप्लायर, कस्टमर, इन्वेस्टर्स. सॉरी, वो कॉम्पिटिटर बोल दिया था मैंने, कस्टमर आएगा. वो यूज़ द जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं फॉर डिसाइडिंग ऑन कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन रिगार्डिंग द इंस्टेंस ऑन द बिजनेस. यानी कि कोई भी जो है बंदा, कोई भी स्टेक होल्डर में मतलब सभी आ जाते हैं. सारे स्टेक होल्डर्स को जब भी मतलब कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको ईजिली अवेलेबल हो सके, इसलिए जो है फुल डिस्क्लोजर की कन्वेंशन को बनाया गया है. देन कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी. Business should record any financial transaction that could materially affect business decision. Material effect यानी कि कोई इम्पोर्टेंट जो ट्रांजैक्शन है उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा. ये जो मटीरियलिटी जो कंसेप्ट है ना, ये जो कन्वेंशन है, ये बिल्कुल अपोजिट है. यानी कि जो हमने फुल डिस्क्लोजर वाली कन्वेंशन पढ़ी थी ना, इसकी जो है उसकी जो है एक्सेप्शन है मटेरियलिटी कंसेप्ट. उसमें क्या बोला गया था कि सारे के सारी जो है ट्रांजेक्शन्स को फुल डिस्क्लोज किया जाएगा, जबकि जो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है ये बोलती है कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. जो अनइम्पोर्टेंट आइटम्स हैं या तो उनको लेफ्ट कर दिया जाएगा या फिर उनको किसी दूसरे आइटम्स के साथ मर्ज किया जाएगा. देन आता है मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट में क्या है, हर एक जो ट्रांजैक्शन है यानी कि जो रिवेन्यू है एंड एक्सपेंसेस हैं उनको जो है रिलेट किया जाएगा. यू शुड रिकॉर्ड रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिवेन्यू एट द सेम टाइम टू रिवील एनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड परचेज. यानी कि जैसे सेल हुई है एक तरफ से, तो सेल हुई है तो हम स्टॉक में दिखा देंगे कि भाई इतनी जो है सेल हुई है हमारी, और दूसरी तरफ क्या है, कैश ट्रांजेक्शन्स हुई है, यानी कि ये हमने माल जो है बेचा है और इस माल की वजह से हमारे पास इतना पैसा आया है. यानी कि रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को जो है हम दिखा देंगे एक साइड कि भाई मतलब जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उससे रिलेटेड एवरी एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू को जो है मैच कर दिया जाएगा तभी. फॉर एग्जांपल लेट्स से यू पे कमीशन टू ए सेल्स पर्सन फॉर ए सेल. यानी कि कमीशन जो है पे कर रहे हैं सेल्स पर्सन को सेल के लिए, उसने जितनी सेल की है, दैट यू रिकॉर्ड इन मार्च, जो कि आपने मार्च में जो है रिकॉर्ड करनी है. द कमीशन शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड इन मार्च. जो कमीशन है वो भी जो है मार्च में ही रिकॉर्ड किया जाएगा. यानी कि सेल्स तब हुई है तो जो कमीशन है वो भी एट ए टाइम जो है मार्च में ही जो है रिकॉर्ड किया जाएगा. ये नहीं है कि उसको उसका जो कमीशन है वो उसको बाद में दे रहे हैं हम, मतलब तभी जो है रिकॉर्ड कर दिया जाएगा. देन अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट्स एक साइड होती है, जैसे ऐसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, यह एसेट्स होती हैं. तो जो एसेट्स का सम है और जो लाइबिलिटीज़ का सम है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, इक्वल होता है. लाइबिलिटीज़ में ओनर्स इक्विटी भी आती है, यानी कि जो एसेट्स का सम है और जो लाइबिलिटीज़ ओनर्स इक्विटी है वो दोनों जो है सेम होनी चाहिए, मैच होना चाहिए वो. ये अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट कहती है. एज द फॉर्मूला इंडिकेट्स, एसेट्स गो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन. जैसा कि मैंने बताया था कि एसेट्स जो है लेफ्ट साइड में होती हैं. डेबिटेड इन द सेम वे एसेट्स गो ऑन द लेफ्ट साइड में जो होती हैं जनरल लेजर. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रिसीव कैश, योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वुड डेबिट योर कैश अकाउंट बिहाइंड द सीन्स. तो कैश अकाउंट जो है क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, और इसका रूल क्या होता है,
डेबिट वुड कम्स इन एंड क्रेडिट वुड गोज आउट। सो जो कैश है, कैश आया है हमारी कैश ट्रांजेक्शन से, कैश रिसीव हुआ है, तो हम जो है डेबिट कर देंगे कैश को। लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी गो ऑन द राइट साइड, जैसे कि यहाँ बताया गया है ऑन द इक्वेशन, और क्रेडिटेड, और इनको क्रेडिट किया जाएगा उसमें। Similarly, these items go on the right side of your general ledger. For example, if the company issues shares of stock, कॉमन स्टॉक के शेयर्स जो है इशू करी है, जो सॉफ्टवेयर है यानी कि जो टैली में अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ डायरेक्ट जो एंट्री हो जाती है। केवल हमें ये बताना होता है कि भाई इशू किए गए हैं शेयर, वुड क्रेडिट दैट अमाउंट टू द ओनर्स इक्विटी अकाउंट्स, अमाउंट को जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। देन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहती हैं, दैट ओनली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू द टाइम पीरियड एट इशू शुड बी इंक्लूडेड। यानी कि जैसे हम अकाउंटिंग पीरियड 1 साल लेकर चलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो मतलब जो भी उसके बीच में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं केवल हम उन्हीं को रिकॉर्ड किए करेंगे अकाउंट्स में। उससे जो प्रीवियस ईयर्स की जो ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और जो आने वाली ट्रांजेक्शन है उनको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि जो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं केवल उन्हीं को जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, को समझना बहुत ही ज़रूरी है अकाउंटिंग पीरियड को मेंटेन करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। The profit and loss statements of cash flows cover a particular time period such as a quarter, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो क्वार्टरली भी बनता है और ईयरली भी बनता है। ए बैलेंस शीट इज ए स्नैपशॉट होता है एक बिजनेस का, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ए पर्टिकुलर डेट। इफ़ यू आर मेकिंग प्रॉफिट स्टोर फॉर द फर्स्ट क्वार्टर के लिए अगर आप बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वुड कवर द ट्रांजेक्शन्स दैट अकर्ड बिफोर और आफ्टर द क्वार्टर। दिस एंश्योर्स दैट द कंपनी कैन एक्यूरेटली कंपेयर परफॉर्मेंस को जो है एक्यूरेटली कंपेयर कर सकती है डिफरेंट टाइम पीरियड से। यानी कि आप क्वार्टरली स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें क्वार्टर से रिलेटेड जो है ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। पहले वाले क्वार्टर की ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, बाद वाले की नहीं होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तभी जो है हम कंपेयर कर सकेंगे उनकी परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली तरीके से। देन रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ये क्या कहता है कि रिवेन्यू है ना उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल इज ए की कंपोनेंट है एक्रूवल बेसिस का। जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक्रूवल बेसिस कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन्स तभी हुई है ना, तभी जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, इवन जो है कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन है इसका एक कंपोनेंट है। दिस अकाउंटिंग मेथड रिकॉग्नाइज द रिवेन्यू वंस इट इज कंसिडर्ड अर्न्ड। Essentially, the revenue recognition principle means that companies' revenues are recognized, मान लिए जाएंगे when the service product is considered delivered, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जब डिलीवर की गई है यानी कि डिलीवर्ड हो चुकी है, वो तभी जो है हम मान लेंगे कि रिवेन्यू जो है हमें मिल गया है, और हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे, बेशक से जो है कैश रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। डिटरमाइनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए ट्रांजैक्शन कैन रिक्वायर मोर टाइम एंड एनालाइज दैट वन माइट एक्सेप्ट। सो जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है वो जो है एक्रूवल बेसिस का कंपोनेंट है। एक्रूवल बेसिस में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है जब भी वो हो गई है तभी हम जो है मान लेंगे, उसको मतलब रिकॉर्ड कर देंगे अकाउंट्स में। ऐसे ही रिवेन्यू रिकॉग्निशन में रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट में है कि कोई भी जो है प्रोडक्ट सर्विस जो है डिलीवर हो गई है, जब एट ए टाइम जब वो डिलीवर्ड हो गई है कस्टमर को, तभी जो है हम मान लेंगे कि हमारे पास जो है कैश भी रिसीव हो गया है, बेसिक से एक्चुअल में रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। सो थैंक यू एवरीवन।